चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो आज की क्लास हम लोग बात करेंगे बहुपद चैप्टर। तो आप हेडिंग कर लीजिएगा बहुपद, ठीक है। चलिए आप बहुपद हेडिंग करिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछे हैं कि सर बुक्स कौन सा लिया जाए, बुक्स कौन सा लिया जाए ताकि आउट ऑफ 100 मार्क्स मुझे मिल सके। देखो ध्यान से, 100 नंबर लाने का क्या मेथड है समझिएगा ध्यान से। अगर आप चाहते हो किसी भी एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, खासतौर पे ये जो आपके सामने क्लास चल रहा है वो क्लास 10th का क्लास चल रहा है, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी बोर्ड से भी हो, आपको ये क्लास बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हो बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना तो आपको क्या करना है, ये चीज़ सोचना होगा। अगर आप मेरे बताए हुए बात पर चलोगे तो बिल्कुल आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएंगे, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहो करो, ठीक है। देखो तो सबसे पहली बात क्या करना है, दो ही चीज़ों पर आपको डिपेंड रहना है। आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको आ जाएंगे, कहीं से भी आपको छूटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग भी मत लगाना। देखो दो चीज़ करना क्या है, देखो पहला काम है आपको नोट्स बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। अगर नोट्स बनाते हो आप डेफिनेटली आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। कहोगे सर नोट्स क्या होता है, नोट्स कैसे बनेगा? जो मैं पढ़ाता हूँ ना बस उसी को आप नोट्स करते रहिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है। जो मैं पढ़ाता हूँ एक प्रॉपर ढंग से एक नोट्स बनाइए, एक प्रॉपर एक नोट्स बनेगा आपका मैथ्स का, ठीक है। तो पहला काम है आपको नोट्स बनाना और नोट्स को रिवाइज करना, इसको रिवीजन करना, बार बार पढ़ना। बार बार कितना बार पढ़ोगे? तो मेरे अनुसार की बात करते हैं तो देखो ध्यान से, मिनिमम 5 टाइम्स, मिनिमम 5 टाइम्स। कहने का मतलब है कि 5 बार पहले नोट्स को रिवाइज करना है। मतलब मिनिमम बोले, ध्यान रखना, मिनिमम 5 टाइम, मतलब 5 बार तो होना ही चाहिए। 5 के ऊपर भी आप ले जा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी कैपेसिटी के अनुसार है। तो मिनिमम 5 टाइम्स आपको नोट्स को रिवाइज करना है, नोट्स को बनाकर। उसके बाद बस एक बुक को फॉलो करना है, NCERT। ध्यान रखना दोस्तों, 10 बुक को सॉल्व करने की बजाय आप एक बुक को 10 बार सॉल्व कीजिए, वो बेनिफिट होता है। समझा बात को? अगर आप 10 बुक आपके सामने इकट्ठा करके रख लिए, ठीक है, और 10 बुक पर भिड़े हुए हो, यार कहीं का नहीं रहोगे, पता है। उधर सॉल्व करेंगे, उधर सॉल्व कर, टाइम पास हो जाएगा, कहीं से भी आप नहीं रहोगे और डेफिनेटली आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आप चाहते हो आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये दो चीज़ आप फॉलो कर लो, बिल्कुल आपके पास 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे। पहला काम क्या करना है, एक प्रॉपर नोट्स बनाना, और नोट्स बनाने के बाद मिनिमम 5 बार इसको रिवाइज करना। उसके बाद एक ही बुक लाना, एक बुक बस, NCERT बुक, सबको पता होगा NCERT बुक कौन सा है। NCERT बुक को सॉल्व करना है, मिनिमम की बात करते हैं 5 टाइम्स। कहने का मतलब है एक बार सॉल्व करने से कुछ नहीं होता यार, समझो ध्यान से। अगर आप चाहते हो पूरा नंबर लाना तो ध्यान रखना, NCERT बुक्स को मिनिमम 5 बार आपको सॉल्व करना है, एक ही बुक को। ज़्यादा बुक पर प्रेफर मत होइए। अगर आप चाहते हो तो NCERT बुक को 5 बार सॉल्व कीजिए, मिनिमम बोल रहे हैं, 5 बार तो सॉल्व करना ही है। आउट ऑफ आपके कैपेसिटी के अनुसार इसको 10 बार भी सॉल्व कर सकते हो, 15 बार भी सॉल्व करते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो बस दो ही चीज़ करना है, तो बुक का कन्फ्यूजन दूर हो गया। पहला काम करना क्या है, आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर। नोट्स में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस रहेगा कि आपको NCERT जो बुक्स हैं ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा जो त्रिकोणमिति चैप्टर है पूरा खत्म हो चुका है, तो उसको एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए। उसके बाद आप बहुपद चैप्टर में आइएगा। आज से हम लोग बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान रखना। और एक और क्वेश्चन था आपका, जो स्टूडेंट्स थे वो सब स्टूडेंट हमसे पूछे थे कि सर सिलेबस कब कवर होगा, मतलब सिलेबस कब तक ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि पूरा सिलेबस आपको कवर करवाऊँगा, एक भी टॉपिक आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ध्यान रखना, आपके पास जो एग्ज़ाम्स की टाइम है, इतना चीज़ ध्यान रखना, एग्ज़ाम्स की टाइम्स है, जो क्लास 10th का एग्ज़ाम होगा वो 2022 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, लगभग जनवरी या फरवरी में, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस होने वाला है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, आपका जो सिलेबस होने वाला है ख़त्म हो जाएगा सितंबर या अक्टूबर में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान से पढ़ते रहिए। बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं, एक भी नंबर आपके पास नहीं कमेगा, ठीक है।
आपको जो मैं बता रहा हूँ बस आप उसको फॉलो करिए, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। पहला काम है नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी को 5 टाइम्स मिनिमम सॉल्व करना, इसके आगे भी जा सकते हो, और नोट्स को भी मिनिमम 5 टाइम्स सॉल्व करना। बात समझ में आई? तो बुक्स का कन्फ्यूजन दूर हो गया, सिलेबस का कन्फ्यूजन दूर हो गया। सितंबर अक्टूबर में प्रॉमिस करता हूँ पूरा सिलेबस का बुक है ना कवर करवा दूंगा, कहीं से भी आपको एक भी टॉपिक छूटने नहीं दूंगा, वादा है मुझसे आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको लिख लीजिए, बढ़िया से सोच लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो सबसे पहला जो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल से। तो बिल्कुल ध्यान रखना, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं बहुपद चैप्टर में, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है। चलिए, हो गया। देखो दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को, बहुपद चैप्टर सबसे पहले की बात करते हैं कि बहुपद को हम लोग कैसे, देखो पहला जो एग्जामिनेशन, देखो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करने वाले हैं। जो एग्जाम की बात करते हैं तो इस चैप्टर जो पहला क्वेश्चंस आपके सामने बनने वाले हैं, पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा आइडेंटिफिकेशंस पे। आइडेंटिफिकेशंस कहने का मतलब है पहचान के बारे में, मतलब कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि बताइए कि इन सभी में से बहुपद कौन है। पहली पार्ट है, पहला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा आइडेंटिफिकेशन पर। ध्यान रखना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक को आपको स्टडी करवाया जाएगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो बनता है, फर्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन बनता है, वो आइडेंटिफिकेशन पर बनता है, मतलब बहुपद के पहचान पर। ध्यान रखना, बहुपद के पहचान के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बहुपद को पहचानने के लिए थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानकारी आपको होना चाहिए। सबसे पहली बात है, इंटीजर्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है, इंटीजर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं कहोगे सर? इंटीजर को हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 9th क्लास में आप लोग पढ़े हुएगा कि पूर्णांक आखिर में क्या होता है, ठीक है, पूर्णांक आखिर में क्या होता है। कहोगे सर पूर्णांक की बात करते हैं तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर, ये सब आपको पता ही होगा, -3, -2, -1, 0, फिर यहाँ का दोगे सर 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा। ये सब अपने आप में क्या है? आप कहोगे सर ये सब अपने आप में पूर्णांक है, इंटीजर है। कहने का मतलब है संसार की सभी नंबर, सभी संख्या अपने आप में इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे पूछे सर -405 बताओ ये पूर्णांक है? कहोगे सर बिल्कुल पूर्णांक है, क्योंकि माइनस वाला पार्ट में आ जाता है। आपसे पूछेगा सर 405 पूर्णांक है? कहोगे सर बिल्कुल ये भी पूर्णांक है, क्योंकि वो प्लस वाले पार्ट में आ जाता है। संसार की कोई भी संख्या ले लो, चाहे 1000 ले लीजिए, तो ये भी अपने आप में पूर्णांक हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुपद को पहचानना है तो इन छोटी छोटी बातों को समझना मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो बिल्कुल आप बढ़िया से नहीं समझ पाओ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 2000, कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो यहाँ पे, और आपसे पूछे बताओ ये इंटीजर है? कहोगे सर बिल्कुल इंटीजर है, क्योंकि संसार की सभी संख्या इंटीजर कहलाता है। अगर आपसे पूछे सर √2 इंटीजर है? बताओ, तो √2 क्या है? इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रूट वाला पार्ट नहीं है, ये अपने सामने इंटीजर नहीं होगा। बात समझ में आ गया। √3 इंटीजर है? कहोगे सर ये भी अपने आप में इंटीजर नहीं है, क्योंकि √3 इसमें नहीं है। तो इंटीजर कहने का मतलब है कि सभी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या 0 हो, ये देखो यहाँ पे 0 भी है, सभी संख्या अपने आप में पूर्णांक कहलाता है। यहाँ तक समझ में? तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक का मतलब होता है -∞ से लेकर +∞ तक जितने भी संख्या आते हैं उन सभी को पूर्णांक कहा जाता है। समझिएगा ध्यान से, बात समझ में आया? अब देखो, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एक और टॉपिक के बारे में समझते हैं, होल नंबर। इसके बारे में भी समझना
इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है इसके बारे में समझना, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो कहोगे सर होल नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या आप कह सकते हो इसको हिंदी में, पूर्ण संख्या, ठीक है। ये क्या होता है पूर्ण संख्या, कहोगे सर जो 0 से स्टार्ट हो, ध्यान रखना जो 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 1 2 3 4 5, ये अपने आप में क्या है पूर्ण संख्या। अगर आपसे कोई पूछे सर बता दो पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या है, कहोगे सर 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनाइट तक जितने भी संख्या वो सब क्या है पूर्ण संख्या, होल नंबर है। बात समझ में, तो पूर्ण संख्या के बारे में आप समझ गए होइएगा। अगला जो क्वेश्चन कंसेप्ट है वो अपने बारे में समझिएगा, रियल नंबर है, इसके बारे में भी समझिए रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। रियल नंबर को कहें तो हिंदी में कहोगे सर इसका मतलब होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो इसके बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है, जो रियल नंबर होता है वो आखिर में होता क्या है, ठीक है। अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना संसार की सभी संख्या जो है वो रियल नंबर है, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, ध्यान रखना, चाहे वो रेशनल संख्या हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, ठीक है। रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, रेशनल कहे तो कह दोगे सर इसका मतलब होता है परिमेय संख्या, और इरेशनल करने का मतलब है ये अपरिमेय संख्या। 9th क्लास में आप लोग पढ़ी होइएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। मतलब इसको आप सिंपली भाषा में कह सकते हो कि जनरली सभी जो नंबर्स है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे वो नंबर में हो, उन सभी को रियल नंबर कहते हैं। अगर परिमेय संख्या की बात करते हैं तो 4/5 परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या। ये सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए भाई, 9th क्लास में हम लोग पढ़े होइएगा। तो रियल नंबर का मतलब होता है जो संख्या परिमेय और अपरिमेय हो उसको रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। बात समझ में। होल नंबर का मतलब होता है जो 0 से स्टार्ट हो जाए, होल नंबर कहलाता है। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगली स्लाइड। हो गया, चलिए अब थोड़ा सा एक और चीज़ आप समझिए। देखो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि 9th क्लास में आप लोग पढ़ी होइएगा, अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी मैथ में होगा आपको, ठीक है। एक और चीज़ के बारे में समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो सबसे पहला जो बात है वो वेरिएबल्स है, इसके बारे में समझो। ये वेरिएबल्स आखिर में होता क्या है दोस्तों, ध्यान रखना। वेरिएबल जो है इसको हिंदी में चर कहते हैं, इसको हिंदी में चर कहते हैं। ध्यान रखना वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो कहोगे सर इस वेरिएबल्स को कहा जाता है सर जो 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं दोस्तों, पता होगा 26 लेटर्स आखिर में क्या होते हैं, ठीक है। तो कहोगे सर 26 लेटर कहोगे सर A B C से लेकर X Y Z, ये अपने आप में क्या है, कहोगे सर ये सब वेरिएबल्स है। बात समझ में। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है 26 लेटर्स, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स। क्लियर है, बात समझना ध्यान से। इस सब चीज़ समझोगे ना तो आगे आपको समझ में आएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है, कहोगे सर वेरिएबल्स होते हैं 26 लेटर्स, मतलब A से लेकर Z तक, ये सब अपने आप में क्या है वेरिएबल्स। कहेगा सर ये जो है अपने सामने आप कहेगा सर M बताओ वेरिएबल्स है, कहोगे सर बिल्कुल वेरिएबल है। M भी वेरिएबल होगा। आपसे पूछे बताओ N वेरिएबल है, कहोगे सर बिल्कुल N भी वेरिएबल है, P भी वेरिएबल है, Q भी वेरिएबल है। बात समझ में। तो वेरिएबल का मतलब होता है जो अपने आप में 26 लेटर्स होते हैं। उसका जो अगला टॉपिक है वो है इनवेरिएबल्स। इनवेरिएबल्स, तो इनवेरिएबल्स का मतलब क्या होता है समझो। इसका हिंदी की बात करते हैं तो इसको कह सकते हो सर अचर पद, ठीक है। ये अचर पद होता है। तो इनवेरिएबल्स क्या होता है समझिए। इनवेरिएबल्स की अगर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना ये रियल नंबर होते हैं अपने आप में, ये रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कहने का मतलब है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, मतलब कहने का मतलब ये √3 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, 0 भी हो सकता है इनवेरिएबल, ध्यान रखना, ठीक है। या 0 भी होता है, बिल्कुल 0 भी हो जाएगा, उसके बाद √5 हो जाएगा, पाई भी हो जाएगा। ये सब अपने आप में क्या है, एक इनवेरिएबल्स है दोस्तों। ध्यान रखना इनवेरिएबल्स का मतलब होता है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, मतलब रियल नंबर की कैटेगरी में आ रहा हो। बात समझ में। तो वेरिएबल का मतलब होता है 26 लेटर्स और इनवेरिएबल का मतलब होता है रियल नंबर। बात समझ में इतना। अब आपको बढ़िया समझ में आएगा कि बहुपद को हम लोग किस प्रकार से पहचान सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट करिए। फिर मिलते हैं अगली स्लाइड में। हो गया, चलिए
ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से लिख लीजिए, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, प्रॉफिट ही मिल सके। ठीक है, अब चलिए, तो सबसे पहला जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं आइडेंटिफिकेशन पे, पहचान पे बनते हैं। तो पहचान क्या होता है, देखो ध्यान से। तो बहुपद को पहचानने के लिए आपको 3 कंडीशन याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये जो कंडीशन है आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा ना, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होइएगा बहुपद को पहचानने में। तो कंडीशन क्या है, ध्यान से समझना। इसका 3 कंडीशन है दोस्तों, ध्यान रखना 3 कंडीशन है। अगर 3 कंडीशन होगा तो बिल्कुल वो सब अपने आप में बहुपद की कैटेगरी में आ जाएगा। जो सबसे पहला जो कंडीशन है अपने आप में वो है वेरिएबल्स, ठीक है, सिंगल वेरिएबल्स होना चाहिए। ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। सिंगल वेरिएबल्स मतलब एक चर होना चाहिए, और दूसरा क्या, जो इन वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं वो भी अपने आप में पॉलिनोमियल्स होते हैं। अगली की बात करते हैं, तो आप कह सकते हो सर जो वेरिएबल्स होते हैं इसके जो पावर होते हैं, पावर कहने का मतलब घात होते हैं, ये हमेशा जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहने का मतलब है पूर्ण संख्या। बस आप 3 चीज पर डिपेंड रहिएगा। पहला देखो, बहुपद को पहचानने का नियम यही 3 नियम पर काम करता है बहुपद। पहला नियम है सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, मतलब केवल एक चर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि इन वेरिएबल होना चाहिए, मतलब अगर इन वेरिएबल भी आपके सामने हैं तो डेफिनेटली वो बहुपद होगा। नेक्स्ट, जो वेरिएबल्स हैं उसके पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, मतलब होल नंबर कहने का मतलब कहोगे सर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 होना चाहिए। ये इसके पावर में ये सब होना चाहिए, तभी जाके वो बहुपद होगा। बात समझ में आई। अगर आपको मैं बताऊंगा कि सर इसमें कहाँ कहाँ लागू होता है, समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान रखिए, यहीं पे आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे सर बता दो, जैसे कि x² + 2 ये बहुपद है या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, सर x² + 2y ये बहुपद है कि नहीं। जो तीसरा कंडीशन है आपसे पूछे सर -2 ये बहुपद है या नहीं। 3 क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है, आपको बताना है सर तीनों क्वेश्चन में बता दीजिए कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन छप जाते हैं, ध्यान रखना बहुपद को पहचानने पर, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है कि ये जो आपके सामने x² + 2 है ये बहुपद है या नहीं। तो आप लोग सोचो पहले ये बहुपद है या नहीं। तो कहोगे सर बहुपद ये कब होगा, जब इस तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा। तीनों कंडीशन में किसी एक को फॉलो करते। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात बोल रहा है कंडीशन में कि जो आपके सामने बहुपद होने का कंडीशन है उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल का मतलब आपको दोस्तों पता है लेटर्स होते हैं ABCD XYZ, ठीक है। तो कहोगे सर इसमें आप ध्यान से समझिए, इसमें सिंगल तो आपके सामने वेरिएबल्स है, इसमें केवल x है तो सिंगल वेरिएबल्स हो गया, समझ में आ रहा है। इसमें एक वेरिएबल्स है सिर्फ x, समझ रहे। तो बिल्कुल ये भी अपने आप में एक बहुपद हो जाएगा। और अभी नहीं, आगे भी चेक करना पड़ेगा। कहता है सर वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर में आना चाहिए। कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ देखो x² 2 जो है पावर ये क्या है, होल नंबर में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब है कि x² + 2 अपने आप में एक बहुपद है, क्योंकि इस सभी कंडीशन को फॉलो करता है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कहेगा सर x² + 2y क्या बहुपद होगा। आप कहोगे सर बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कहोगे सर इसमें डबल वेरिएबल है। कहोगे सर यहाँ भी x है और यहाँ भी y है। कहने का मतलब है कि बहुपद होने का मतलब होता है उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में डबल वेरिएबल दिया हुआ है, x और y दोनों दिया हुआ है। कहोगे सर जैसे ही डबल वेरिएबल आ गया डेफिनेटली ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आए, बस इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं सर -2 क्या बहुपद होगा। कहोगे सर बिल्कुल बहुपद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इन वेरिएबल पार्ट्स, इन वेरिएबल का मतलब होता है रियल नंबर, और -2 अपने आप में रियल नंबर है, इसलिए ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में।
तो बस 3 कंडीशन आप याद कर लीजिएगा। पहला कंडीशन इसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि इन वेरिएबल भी बहुपद होता है, और तीसरा वेरिएबल की जो पावर होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब इन सभी इसमें से होना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अब मिलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया? आप कहोगे सर मैंने सिखाया कि जो पहला कंडीशन है इसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल्स होना चाहिए, मतलब केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन था इसमें क्या होना चाहिए कि इन वेरिएबल भी अगर सिर्फ रहे, इन वेरिएबल भी अगर सिर्फ रहे तो वो भी बहुपद होता है। तीसरा कंडीशन कि जो वेरिएबल्स हैं इसके जो पावर होना चाहिए, पावर वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहने का मतलब कहोगे सर होल नंबर 0, 1, 2 से लेके इन्फिनिट तक। होल नंबर कहो तो सर हिंदी में कहेंगे सर इसको पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, बात समझ में? तो बस 3 कंडीशन आप याद कर लीजिएगा, सिंगल वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स, और वेरिएबल के जो पावर होता है वो होल नंबर में आना चाहिए। बात समझ में? जैसे कि देखो एक और चीज़, कुछ क्वेश्चन्स आपके सामने लिख रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। जो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने वो है x² + 4x + 2। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने है 2y + 2z, यहाँ पे लिख दो 3z और +3x²। ठीक है, तीसरा सवाल आप यहाँ पे लिखेगा √2y + √3y + y²। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, y² + 3y + 3y³ + 4y⁵। ठीक है, फिफ्थ नंबर सवाल लिखिएगा। बस आप ध्यान से समझते रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट को आपको समझा जाएगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर x² + x³ प्लस अगर बात करते हैं xy + xz, तो आपको बताना है सर 5 सवाल है आपके सामने, और पांचों सवाल को बताना है कि कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो एग्जाम में छपता है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर से अपने से खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आइएगा। ठीक है, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो चलिए सबसे पहला सवाल को आप बताइए कि जो पहला सवाल है आपके सामने x² + 4x + 2 क्या बहुपद है या नहीं? बताओ। आप कहोगे सर ये जो है बहुपद को पहचाना का नियम आपको बताया गया है कि इसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। कहने का मतलब है जो लेटर्स है 26 लेटर, उसमें से केवल एक लेटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर हमेशा होल नंबर होगा, मतलब पूर्ण संख्या होगा, मतलब 0, 1, 2 से लेकर इन्फिनिट तक होगा। उसके बाद अगर इन वेरिएबल की भी बात करें तो ये भी अपने आप में पॉलिनोमियल होते हैं, बहुपद होते हैं। जो पहला सवाल है आपके सामने, कहोगे सर x² + 4x + 2 क्या बहुपद है या नहीं? आप कहोगे सर बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल है। कहोगे सर यहाँ भी x और यहाँ भी x, सिंगल वेरिएबल, और आपको पावर भी चेक करना है। कहोगे सर इसका पावर तो 1 है और इसका पावर 2 है। कहोगे सर देखो इस वेरिएबल के पावर 2 भी अपने आप में होल नंबर है, 1 भी अपने आप में होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो है पहला सवाल ये बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद होगा। हिंदी में क्या लिखना है आपको नोट्स में? बहुपद होगा। बात समझ में आया? क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल है। आ रहा है समझ में? चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने बन चुका है। जो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने बोल रहा है कि सर 2y + 3z + 3x² क्या बहुपद है या नहीं? बता दो। आप कहोगे सर बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल नहीं है। देखो यहाँ पे y हो गया, फिर यहाँ पे z हो गया, फिर यहाँ पे x हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 वेरिएबल है, तो दिस इज नॉट बहुपद, नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो जिसमें सिंगल वेरिएबल हो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। को पॉलिनोमियल में होता है अगर
एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जो तीसरा सवाल है आपके सामने, कहोगे सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो इसमें सिंगल वेरिएबल है ना, सिंगल वेरिएबल हो गया। अब पावर चेक करना है, कहोगे सर यहाँ पे तो 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, यहाँ पे स्क्वायर पावर है, 2 पावर है। आप कहोगे सर 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, तो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, बहुपद हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो सिंगल वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगला सवाल देखिएगा, 4th नंबर सवाल, y² + 3y + y³ + 4y5। तो कहोगे सर ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है, कहोगे सर ये भी बहुपद होगा। क्यों बहुपद होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो y सिंगल वेरिएबल, यहाँ भी y हो गया, यहाँ भी y हो गया, यहाँ भी y होगा, मतलब सभी में सिंगल वेरिएबल है, एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं है। और वेरिएबल का जो पावर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 5 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, अर्थात ये भी अपने आप में बहुपद होगा। ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला सवाल को देखिएगा। जो अगला सवाल है आपके सामने, x² + x³ + xy + xz। आपको सर ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं बहुपद होगा? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है। कहोगे सर इसमें x भी है, y भी है, z भी है, मतलब एक से ज़्यादा लेटर आ गया, तो डेफिनेटली ये अपने आप में बहुपद नहीं होगा। आ रहा है समझ में? बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। x + y बता दो, ये बहुपद होगा या नहीं। आप कहोगे सर x² + x पर -2 + x⁴ + 1/x। 8 नंबर सवाल है आपके सामने, ठीक है, 2x + 4/x, ठीक है। 9 नंबर सवाल देख लीजिए, y⁵ + y�10। बता दो, कहोगे सर ये बता दो, ये आपके सामने बहुपद। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 10 नंबर सवाल, -4, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया, आपको बताना है सर बहुपद है या नहीं। तो कहोगे सर 6 नंबर सवाल में देखो, कहोगे सर इसमें डबल वेरिएबल है। कहोगे सर यहाँ पे x है और y भी है, तो जैसे ही डबल वेरिएबल, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखिए। आप कहोगे सर इसमें तो सिंगल वेरिएबल है, बिल्कुल सिंगल वेरिएबल है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे ही इसमें सिंगल वेरिएबल आ गया तो पहला को तो फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाले पार्ट्स को तो इसमें फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे -2 देखते हैं, कहता है सर वेरिएबल जो होना चाहिए, इसके पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, मतलब एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे -2 है और -2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, ये निगेटिव इंटीजर होता है। बात समझ में? जैसे ही -2 आ गया, कहेंगे सर होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में कहोगे सर यहाँ पे देखो सिंगल वेरिएबल है, बिल्कुल यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है। कहोगे सर सिंगल वेरिएबल तो होगा बहुपद। कहोगे सर ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पावर 1 है, यहाँ पे 1 तो होल नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पे नीचे x है, और x जैसे ही ऊपर जाता है, दोस्तों पता है आपको, x⁻1 हो जाता है। जैसे ही नीचे से कोई वेरिएबल ऊपर जाता है ना, तो डेफिनेटली उसके पावर निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे हैं, जैसे ही ऊपर ले जाओगे 4 के साइड में, तो यहाँ पे x⁻1 हो जाएगा, और -1 जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए दिए गए एक्सप्रेशन बहुपद नहीं होगा। आ रहा है समझ में? एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप देख लीजिएगा। अगला सवाल में आ जाइए। जो अगला सवाल है, कहोगे सर यहाँ पे ध्यान से समझिए, y⁵ है और y⁻10 है। कहोगे सर इसमें तो सिंगल वेरिएबल है। कहोगे सर बिल्कुल, इसमें भी सिंगल वेरिएबल है, और वेरिएबल का जो पावर है वो 5 है और 10 है, और 5 और 10 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये अपने आप में पॉलिनोमियल हो जाएगा, बहुपद है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। जो अगला सवाल है आपके सामने, कहोगे सर -4 क्या होगा बहुपद? कहोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि -4 जो है वो इनवेरिएबल है, रियल नंबर की कैटेगरी में आता है, तो ये अपने आप में बहुपद होगा। बताओ समझ में आ गया? नोट करिए इसको, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चंस को। पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए, आप चाहोगे वीडियो को रोक कर आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए, ठीक है। यकीन मानिएगा दोस्तों, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बस आप ध्यान से देखते रहिए। एक और क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। 11 नंबर सवाल देखोगे ध्यान से यहाँ पे। सर रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल लिखिएगा 4yx और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x के पावर 5 प्लस 8x के पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट 4y के पावर 2 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, 2 प्लस 4y 15, 2x प्लस 6y 16, x के पावर हाफ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x के पावर 4, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि कौन कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, रोकना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर सॉल्व हो जा रहा है तो वीडियो को प्ले करके तब जाके आपको मिलाना है, ठीक है। तो पहले आप इसको रोक लीजिए, तब जाके सॉल्व कीजिए। हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझिए, जो पहला सवाल है आपके सामने 11 नंबर सवाल, उसको ध्यान से समझिए। तो कंसेप्ट बोलता है पॉलिनोमियल में जिसमें सिंगल वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझो, कहोगे सर इसमें तो सिंगल वेरिएबल है एक्स एक्स एक्स, ठीक है, तो ये बहुपद हो जाएगा। कहोगे सर नहीं, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि पावर भी तो चेक करना है ना। कहोगे सर यहाँ पे तो एक्स के स्क्वायर है, आप कहोगे सर यहाँ पे तो ये 2 है, ये होल नंबर है, तो बिल्कुल ये जो अपने आप में सेटिस्फाई करेगा, लेकिन पूरा तो करना चाहिए सेटिस्फाई। तो यहाँ पे देखो रूट एक्स है दोस्तों, पता है आपको क्लास 8 में आप पढ़ चुके 8 या 9th में रूट एक्स का जो मतलब होता है वह एक्स के पावर हाफ होता है। ये तो बात आपको पता होना चाहिए। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर हाफ। तो कहोगे सर यहाँ जो रूट एक्स है इसका मतलब होता है एक्स के पावर हाफ, और जैसे ही हाफ आ गया मतलब ये जो आधा है ये होल नंबर तो नहीं है, तो डेफिनेटली ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ में? कहने का मतलब है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। लेकिन रूट एक्स जो है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर हाफ, और हाफ जो है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। बात समझ में? अगला सवाल देखिएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे तो सिंपल है, एक्स को यहाँ पे काट सकते हो, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन बन गया 4x बन गया, बिल्कुल 4x बन गया, और इसके पावर 1 है, बिल्कुल 1 भी आपके सामने पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है, और सिंगल वेरिएबल है भाई x, तो डेफिनेटली ये अपने आप में बहुपद हो जाएगा। आ रहा है समझ में बढ़िया से? अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे देखो 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y के पावर -2 है। आप कहोगे सर ये बहुपद होगा कि नहीं? आप कहोगे सर नहीं होगा क्योंकि इसमें तो सिंगल वेरिएबल है y, लेकिन यहाँ पे -2 आ गया और -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ तक समझ में? अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे 2 प्लस 4y है। कहोगे सर ये बहुपद होगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल y है और इसके पावर 1 है, 1 अपने आप में होल नंबर है, तो डेफिनेटली ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2x प्लस 6y। कहोगे सर बहुपद होगा? आप कहोगे नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल वेरिएबल है, x भी है और y भी है, तो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिएगा। यहाँ कहोगे सर यहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल है x, तो बहुपद हो जाएगा। नहीं भाई, बहुपद नहीं हुआ क्योंकि इसकी पावर देखो हाफ है, हाफ जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी बहुपद नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको बहुपद के कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाए डेफिनेटली आप बता सकते हो कि बहुपद होगा या नहीं होगा। बहुपद होने का आपको 3 कंडीशन याद करना है। सिंगल वेरिएबल्स, उसके बाद इन वेरिएबल भी बहुपद होता है, जैसे कि 0 अपने आप में एक इन वेरिएबल है क्योंकि ये रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, तो ये भी अपने आप में एक रियल नंबर है और रियल नंबर बहुपद होता है। ठीक है, उसके बाद जो वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर की कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद के टाइप्स के बारे में। समझिएगा ध्यान से।
ठीक है दोस्तों, कहीं से भी कोई दिक्कत उक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, आप कहोगे सर इसे हिंदी में कहोगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से आपको सिखाया जा रहा है, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो है इस प्रकार के जो बहुपद के प्रकार में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अगर बहुपद के प्रकार की बात करें दोस्तों, ध्यान रखना ये अपने आप में दो प्रकार के होते हैं, अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट प्रकार होते हैं वो होते हैं पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। बस ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नोट्स बनाते रहिएगा। पदों के आधार पर आप कह सकते हो सर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, ठीक है, पदों के आधार पर। जो दूसरा होता है आप कहोगे सर घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है। तो बहुपद के अगर प्रकार की बात करें तो ये अपने आप में दो प्रकार के होते हैं, पहला घातों के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर, ठीक है। अगर हम पदों के आधार पर बात करते हैं और घातों के आधार पर बात करते हैं तो जनरली ये बहुत प्रकार के होते हैं, जितना पावर होता है ना वो बहुपद होता है। लेकिन क्लास 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th में एक लिमिट होता है दोस्तों, ध्यान रखने यार। अगर हम पदों के आधार पर बात करते हैं तो जो सबसे पहला पार्ट है इसका उसे कहा जाता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है उसे कहा जाता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ध्यान रखिएगा, द्विपदी बहुपद। जो तीसरा पार्ट है दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, त्रिपदी बहुपद, ठीक है, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। और जो चौथा पार्ट है उसे कहा जाता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या हम बात करते हैं घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार की बात करते हैं तो क्लास 10th में 3 प्रकार के घात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लिमिट है, जो पहला पार्ट है उसको कहा जाता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। अगला होता है द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। जो अगला है आप कह दोगे सर त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो अपने आप में रैखिक बहुपद है इसमें केवल एक पद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सिंगल पद होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए। सिंगल पद वाला बहुपद जो है वो रैखिक बहुपद के कैटेगरी में आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2x हो गया, सिंगल पद है, रैखिक बहुपद हो गया। 6y हो गया, सिंगल पद है, रैखिक बहुपद, मतलब एक पदी बहुपद हो गया, सॉरी। यहाँ पे 8y है, एक पदी बहुपद हो गया, बात समझ में आ रही। 4 है, एक पदी बहुपद हो गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से मतलब जिस बहुपद में केवल एक पद हो, केवल एक पद हो, दिस इज कॉल्ड एक पदी बहुपद, उसे हम लोग एक पदी बहुपद की कैटेगरी में बात करते हैं, ठीक है। इसको मोनोमियल इंग्लिश में कह दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद कहने का मतलब है जिसमें दो पद हो, जिसमें क्या हो, दो पद हो। बस ध्यान से समझिएगा, दो पद होना चाहिए। मतलब जिस बहुपद में दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए 2x² + 4, ये अपने आप में द्विपदी बहुपद है। यहाँ पे आप 4x² भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितने भी पावर कर दीजिए, सिर्फ एक पद होना चाहिए, ध्यान रखना, एक पद होना चाहिए
तो वो अपने आप में एक पदी बहुपद की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं द्विपदी बहुपद में। तो द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, ध्यान रखना दो पद मतलब ये अपने आप में दो पद हैं, देखो एक और दो, तो डेफिनेटली द्विपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं 6y + 4 द्विपदी बहुपद हो गया, 6y की पावर 6 + y द्विपदी बहुपद हो गया। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है जिस बहुपद में दो पद हो, देखो एक पद दो पद द्विपदी बहुपद हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी से, तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। जो अगला है उसे कहा जाता है त्रिपदी बहुपद, जिसमें कहोगे सर जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो, कहोगे सर जिसमें तीन पद हो उसके त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, ट्राइनोमियल। अगर हम बात करते हैं देखो 4x² + 2x + 4, कहोगे सर ये अपने आप में त्रिपदी बहुपद है क्योंकि इसमें तीन पद है, 1 2 3। बात समझ में आ रहा है? अगला अगर हम बात करते हैं 4y² + 5y + 6, कहोगे सर ये भी अपने आप में त्रिपदी बहुपद है क्योंकि इसमें भी तीन पद है, 1 2 3। बात समझ में? अगला सवाल देखिएगा 4y की पावर 10 + 6y + y, कहोगे सर ये भी अपने आप में कौन सा पद है? तो ये अपने आप में त्रिपदी बहुपद है। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको लिख लीजिएगा। अगर शून्य बहुपद की बात करते हैं, ध्यान रखना इसकी सभी जो गुणनखंड है, ये आपका गुणांक होता है वो जीरो होता है। कहोगे सर जीरो अपने आप में शून्य बहुपद है, ये जो जीरो है अपने आप में शून्य बहुपद है। ध्यान रखना जीरो भी अपने आप में बहुपद है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बहुपद की अगर प्रकार की बात करते हैं तो बहुपद दो प्रकार का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मतलब पदों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर घातों के आधार पर। क्लियर है? अगर टर्म्स के आधार पर बात करते हैं, पदों के आधार पर बात करते हैं तो ये चार प्रकार का होता है। पहला एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, शून्य बहुपद। इससे ज़्यादा भी पद होता है लेकिन क्लास 10th की बात करते हैं तो उसमें लिमिट है, तो इतना काफ़ी है यार। ठीक है, समझ लोगे इतना में। ठीक है, तो एक पदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक पद हो, एक पद का मतलब होता है जिसमें वन टर्म्स हो, एक पद हो, जैसे कि 2x 6y 8y 4x² 5 4x की पावर 5, एक पदी बहुपद हो गया। अगर द्विपदी बहुपद की बात करते हैं कहोगे सर जिसमें दो पद हो, मतलब जिसमें दो पद हो, जैसे कि 2x² + 4 दो पद हो गया, एक पद दो पद, फिर यहाँ पे दो पद हो गया, फिर यहाँ पे दो पद हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद होता है त्रिपदी बहुपद, तो जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो गया अपने आप में त्रिपदी बहुपद होगा। जैसे कि मान लीजिए 4x² एक पद, दो पद, तीन पद, ये अपने आप में पूरा कौन सा पद हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद। क्लियर है? नेक्स्ट 6y² + 5y + 6, ये सब अपने आप में त्रिपदी बहुपद है। एक होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद का मतलब होता है शून्य, शून्य बेचारा शून्य बहुपद है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम बात करते हैं घातों के आधार पर, मतलब पावर के आधार पर। वास्तविकता में बात करते हैं कि जितना पावर रहता है उतने आपके पास बहुपद होता है, लेकिन क्लास 10th की बात करते हैं तो तीन प्रकार से हम लोग बहुपद का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है समझिएगा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका पावर, जिसका जो घात है, ध्यान रखना, जिसका जो पावर है वो 1 होना चाहिए। मतलब जिसका पावर 1 हो, देखो पावर का मतलब समझाते हैं, जैसे कि 2 के पावर कितना है? 2। तो ये जो अपने आप में पावर है ये ऊपर रहता है, ध्यान रखना। ऐसे कि ध्यान रखना अगर x के पावर 3 है तो कहेंगे सर x के पावर 3 है, मतलब जो 3 है वो पावर में है, तो पावर हो गया यहाँ पे 3, और x अपने आप में बेस है, आधार है। समझ में आ रहा? तो सिंपल है भाई कि जिसका पावर 1 हो जाए, मतलब जिसका पावर 1 हो, जिस बहुपद का पावर 1 हो, चाहे उसमें कितनों टर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो जनरली रैखिक बहुपद की कैटेगरी में आता है। जैसे कि देखो यहाँ पे 4x रेड कलर से लिख लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, इसको प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो जिसका पावर अगर हम बात करते हैं 1 हो, रैखिक बहुपद की कैटेगरी में आता है। जैसे कि देखो 4x + 4, तो ये अपने आप में क्या है? कहोगे सर रैखिक बहुपद है। यहाँ पे पावर कितना है? आप कहोगे सर 1 है, 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अगला कहानी देखो, जैसे कि 5y + 6 अपने आप में रैखिक बहुपद है। अगर हम 6 अपने आप में 67 y बोले तो ये भी अपने आप में, यहाँ पे अगर नहीं इसमें दिख रहा होगा कोई बात नहीं है, 67 y अपने आप में कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो जाए, दिस इज कॉल्ड रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल, देखो ध्यान से यहाँ पे 4x + 4 में यहाँ देखो पावर 1 है, रैखिक बहुपद। इसमें टर्म कितनों कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक टर्म है, सिंगल टर्म भी है तो डेफिनेटली इसका पावर 1 है, तो रैखिक बहुपद की कैटेगरी में हो जाएगा। बात समझ में?
उसके बाद बात करते हैं द्विघात बहुपद, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम्स में इन्हीं बहुपद से क्वेश्चंस बनते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है समझिएगा। द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो कहोगे सर जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो द्विघात बहुपद की कैटेगरी में आता है। कहोगे सर द्विघात बहुपद क्या होता है। कहोगे सर यहाँ पे देखो 2x² + 4 ये अपने आप में द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, आप कहोगे सर द्विघात बहुपद है। 2x² + 4x + 6 द्विघात बहुपद की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद की कैटेगरी की बात करते हैं, जिसका पावर 2 हो जाए द्विघात बहुपद होता है। अगर बात करते हैं त्रिघात बहुपद तो बहुत आसान है, जिसका पावर 3 हो जाए, जिसका पावर 3 हो जाए अपने आप में त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल अब यहीं पे लिख देते हैं, 2x³ + 4y, 4y नहीं, ये बहुपद होगा ही नहीं, 4x कर दीजिए, अपने आप में कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा तो 2y² + 2y³ अपने आप में त्रिघात बहुपद। तो मेरी बात समझ में आई। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ध्यान रखना, अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करते हैं जिसकी पावर 2 हो जाए अपने आप में, तो वो अपने आप में त्रिघात बहुपद कहलाता है। 3 आ जाए, सॉरी, तो ये अपने आप में त्रिघात बहुपद। जिसका पावर 2 हो जाए अपने आप में द्विघात बहुपद, जिसके पावर 1 हो जाए अपने आप में रैखिक बहुपद। ठीक है, बात समझ में आए तो पहले इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बढ़िया से नोट्स बनाइए, उसके बाद मिलते हैं, थोड़ा सा कहानी को आगे लेकर चलते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उन सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए इस मतलब वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछेगा सर रैखिक बहुपद का मानक रूप बताओ। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल इसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो इसका जो मानक रूप होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मानक रूप कहोगे सर इसका फॉर्म होता है, क्योंकि सर ax + b के फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड रैखिक बहुपद। ठीक है, उसके बाद जो अगला कहानी है वो द्विघात बहुपद है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, तो कहोगे सर इसका मानक रूप ax² + bx + c। ठीक है, और जो तीसरा कहानी है वो अपने आप में हो जाता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है, तो कहोगे सर इसका मानक रूप बता दीजिए। तो कहोगे सर इसका मानक रूप जो होगा, आप कहोगे सर ax³ + bx² + cx + d। तो ये 3 अपने आप में इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसको भी नोट्स कर लीजिए। ठीक है, तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और अपने आप में त्रिघात बहुपद, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात किए कि बहुपद को किस प्रकार पहचान सकते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।